जय हिंद डॉक्टर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो देख लिया मैंने, वहां पर भी लिखा हुआ था। अच्छा एक सेकेंड। एक सेकेंड ना ना, मैं रिकॉल कर लूं। हाँ एक सेकेंड, आवाज मत करो। आवाज मत करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? जगह नहीं दे रहा, इतनी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाओ कहीं भी। मैंने आपको इन दोनों रिएक्शन के रेट लॉ कैसे लिखे थे बता दिया था, ये बता दिया होगा मैंने, है ना? स्लो स्टेप से निकालना, ठीक है। स्लो मैंने नहीं बताया होगा आपको, इंटरमीडिएट मुझे लिखवाना था शायद आपको, और एक कहानी सुनाई थी, तीन चीजें थी। सुना दी? हाँ सुनानी थी ना, मतलब हाँ सुनानी है मतलब, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो इंटरमीडिएट कौन होता है। इंटरमीडिएट लिखो। कैसे लिखोगे? इंटरमीडिएट कैसे लिखोगे? हाँ वो जो, अब अगर वो को वो लिखा तो जो बना दूंगा आपका मैं। वो कैसे लिखोगे? वो स्पीशीज जो, है ना? ऐसे लिखना है इंटरमीडिएट। हिंदी में मत लिखना, वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखते ना, वैसे लिखना। क्योंकि अगर कोई दूर से आपकी कॉपी देखे, लगना चाहिए, है ना? तो इसमें लिखना इंटरमीडिएट कौन होता है? वो स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नजर ना आए, वो स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नजर ना आए, वो स्पीशीज जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नजर ना आए। नजर ना आए पर मैकेनिज्म स्टेप में, और मैकेनिज्म स्टेप में नजर आए, ठीक है। ये कौन होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। चाहो तो एक और लाइन लिख सकते हो, वो स्पीशीज जो बीच में बने और बीच में ही खत्म हो जाए उन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं। पर ये वाली जो लाइन लिखाई ना मैंने, पहली लाइन लिखवाई है, ये बहुत ही सही लाइन है। इससे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इंटरमीडिएट फाइंड करने में। एक सेकंड, मैंने आपको और क्या लिखवाया था? दो पॉइंट लिखवा दिए थे क्या? इनकम्प्लीट आरडीएस लिखवा दिया था, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है अपन को। हम्म। भाई काम करते हैं, स्टोरी सुनते हैं अपन, है ना? उस स्टोरी में आपको मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? और दो क्वेश्चन के आपको आंसर देना है, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछूंगा और दो क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप वही आंसर दो, आप अपने अकॉर्डिंग ही दोगे, पर उन दो आंसर को याद रखना।
अगर वो 2 आंसर आपने सही सही दे दिया और उनको याद रख लिया आपने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ कभी आप भूलोगे ही नहीं। अब सुनना ध्यान से। सपोज करो आपकी लाइफ बहुत ही जबरदस्त चल रही है, बहुत ही मजेदार चल रही है ना, सिर्फ सोचना, पहुंच मत जाना वहां पर, है ना। बहुत ही शानदार लाइफ चल रही है आपकी, मजेदार लाइफ चल रही है, इतना पैसा है, इतना पैसा, अथाह पैसा है, पता ही नहीं कहां से आ रहा है, लपक के आ रहा है, मगर बहुत धमाधम आ रहा है ना। अब पैसे की कोई टेंशन नहीं, किसी और चीज की टेंशन नहीं, मम्मी पापा खुश, आपके टमाटर खुश, आपके चना मटर खुश, सब खुश, सब खुश, कहीं दिक्कत ही नहीं है। घर में ही सुरंग है, सुरंग में पैसे डाले जा रहे हो और सीधा वो बैंक में डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, बैंक वालों ने सुरंग ही बना दी आपके घर से, यहां डालो वहां निकलेगा। अब इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक एक करके आप मोहल्ले के सारे घर खरीद लिए, है ना। 50 गाड़ियां खड़ी हैं और एक बार भी आपने पैर नहीं रखा, नई की नई गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, पता नहीं कहां से। ऐसा क्या मतलब, भगवान ने बिल्कुल कृपा दृष्टि बना ली आप पे, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, हमेशा एक डर रहता है। डर क्या रहता है कि लाइफ जो होती है उसमें अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, है ना। अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। अब आपके दिमाग में पता है क्या ख्याल आ रहा है? यार ये लाइफ बहुत सही चल रही है ना, लाइफ बहुत सही चल रही है। तो आप क्या चाहोगे, ये जो लाइफ चल रही है आपकी, ये हौले हौले चले या तेजी से निकल जाए? स्लोली चले या फास्टली हो जाए? स्लोली चले। इंजॉय करो आप लाइफ, इंजॉय करो आप अपना टाइम, है ना। पहला क्वेश्चन ये था, स्लो या फास्ट? स्लो। आपने ही जवाब दिया, मैंने नहीं दिया है। अब सपोज करो कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ जाता है, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ जाता है और वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था वीडियो में। कनेक्शन एरर आ गया था, सिग्नल की प्रॉब्लम थी, है ना। तो हुआ क्या था, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया, है ना, आपकी लाइफ में कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया और वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तंग कर रखा है, आपका चैन छीन रखा है, बेचैन कर रखा है ना। मतलब आपको बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना। अब आप मुझे बताओ क्या चाहोगे उसके साथ करना? बगल में बिठाओगे या उखाड़ के फेंक दोगे? उखाड़ के फेंक दोगे ना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, 2 क्वेश्चन के आपने जवाब दिए। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या दिया? स्लो। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या दिया? उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, अब इधर देखो, मुझे रेट लॉ लिखना है किसका? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, मैंने यहां पर पॉइंट आपको बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, इसकी रेट पता है कौन डिटरमाइन करेगा? स्लो स्टेप। क्यों? इसका रीजन दिया था क्या? मैंने ऐसा बताया था ये फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, बताया था ना। और इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? मिनट्स और आवर्स में होता है। तो मैं कह सकता हूं इसका जो टाइम है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल टाइम है। मतलब कह सकता हूं ये रिएक्शन जितनी देर में खत्म होगी उतनी ही देर में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खत्म होगी। इस रिएक्शन की जो रेट होगी वही रेट इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट होगी, है ना। तो अपन हमेशा जो रेट लॉ लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? स्लो स्टेप का लिखते हैं। और याद करो आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया था स्लो, पकड़ो स्लो को। स्लो के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? रेट लॉ। आर इज इक्वल टू क्या लिखूं? अच्छा मुझे बताओ ये जो स्लो स्टेप है ये एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स? और याद करो एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ आपको लिखना आता है, लोमा लिखना होता है। बताओ ना क्या लिखूं? आर इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यहां पर इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट है यहां पर
Cl, Cl यहां पे नजर आ रहा है क्या? नहीं, पर यहां पर नजर आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इसको कोई परेशान कर रहा है? परेशान कौन करेगा? जो बीच में बनेगा और बीच में खत्म हो जाएगा, है ना? तो परेशान कौन करेगा? Cl। क्या कर रहा है? दिखाओ ना कहां पर कर रहा है। ये साफ है या कुछ भी नहीं है? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, यही रेट लॉ है। बात समझ में आ रही है? फटाफट जवाब दो, ऑर्डर क्या होगा? मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी? सबसे पहले आंसर देना है मीनिंगलेस। जब एग्जामिनर जबरदस्ती करे ना, तब देना आंसर। मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी? मीनिंगलेस। ठीक है, कॉपी करो, शक्ल क्या देख रहे हो? ये जो क्वेश्चन अपन ने करा है या एग्जाम्पल अपन ने करा है, इसको अपन ने बोला टाइप 1। तो आप मुझे बताओ, अगर ये एग्जाम्पल टाइप 1 है तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा? शाबाश। अब इधर देखो, बाद में कॉपी करना, है ना? इधर देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, मुझे एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री? कैसे पता चला? मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, अब अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ कैसे लिखूंगा? स्लो स्टेप की मदद से, है ना? स्लो की मदद से क्या लिखूं? R इज इक्वल टू, बोलो, K इंटू O3 की पावर 1 इंटू O की पावर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट यहां पे कौन है? नेसेंट ऑक्सीजन है। तो आप मुझे बताओ, O3 को कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ये कर रहा है। इसको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे कैसे? फेंक देंगे। और फेंकेंगे भी ऐसे नहीं कि यू कर दिया है, नहीं ऐसे नहीं। अपन को कैसे फेंकना है? इस स्टाइल से फेंकना है। कैसे फेंकना है? इस स्टाइल से फेंकना है ना? ऐसे नहीं कि हो करके हटा दिया, सर देखो हटा दिया, फेंक दिया, नहीं, है ना? इस स्टाइल से फेंकना है। अब इस स्टाइल से कैसे फेंकेंगे, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मुझे नेसेंट ऑक्सीजन रिमूव करना है ना? ये जो इंटरमीडिएट है, ये क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आती है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, वो कहां से लिखा? सेकंड स्टेप से लिखा। ये एक्सप्रेशन मैंने कहां से लिखा? सेकंड स्टेप से लिखा। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं इस स्टेप को तो यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसको रिमूव करना है तो इस स्टेप को यूज नहीं करेंगे। जब भी अपन इंटरमीडिएट रिमूव करेंगे, ध्यान से सुनना, हमेशा रिवर्सिबल स्टेप से रिमूव करेंगे। पहला पॉइंट लिखवाऊंगा नहीं, दिमाग में फिट कर देना। ये जब भी अपन इंटरमीडिएट रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव करेंगे? रिवर्सिबल स्टेप से रिमूव करेंगे। और अगर स्टेप रिवर्सिबल नहीं दे रखा है, अज्यूम कर लेना। अगर ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं है, तो अज्यूम कर लेना रिवर्सिबल है। ठीक है, अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो एक बार आप। मैं जब कंप्लीट कर लूंगा ना पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई डाउट नहीं रहेगा, जो बोल रहा हूं वो समझ लो। ये जो इंटरमीडिएट है ना, इसको मुझे रिमूव करना है। रिमूव यहां से नहीं कर सकता,
ठीक है, तो कहीं और से करना पड़ेगा, और जहां से करूंगा वो हमेशा क्या होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। अगर रिवर्सिबल नहीं दे रखा है तो मान लेना रिवर्सिबल। ठीक है, अब आगे देखो, अब रिमूव कैसे करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है ये रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जारी है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जारी है। तो क्या मैं इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रेट लिख सकता हूं, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे? क्या इसके लिए बैकवर्ड रेट लिख सकता हूं? और अगर यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब मैं कह सकता हूं एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड रेट किसके बराबर होगा, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पर, है ना। पर अगर मैं फॉरवर्ड रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, तो फॉरवर्ड रेट में मुझे दिखाई दे रहा है रेट कांस्टेंट क्या है, K1 इंटू क्या लिख दूं, O3 की पावर 1। ये बात समझ में आ रही है, ये फॉरवर्ड रेट हो गई। अच्छा, अगर मैं बैकवर्ड रेट की बात करूं, बैकवर्ड रेट को रिप्रेजेंट करूंगा आरबी से। बैकवर्ड रेट के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कौन है, K2, ये आ गया K2। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे, O2 और O, तो क्या लिखूं इसको, O2 की पावर O की पावर। ये बात समझ में आ रही है। और मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट। जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा K1 इंटू O3 की पावर 1 इज इक्वल टू K2 इंटू O2 की पावर 1 इंटू O की पावर 1, यही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन की। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन की चाहिए। यहां से नेसेंट ऑक्सीजन निकालो, नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 इंटू O3 अपॉन O2, यही होगा। इसको मैंने बोल दिया 2, पुटिंग 2 in 1, इसको यहां पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 O3 की पावर 1, है ना। ये O3 की पावर मैंने यहां लिख दिया 1, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, O3 की पावर 1 अपॉन O2 की पावर 1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट। इन तीनों को मैं क्लब कर दूं तो क्लब करके एक नया कांस्टेंट आएगा K डैश, ये हो जाएगा O3 की पावर 2 इंटू O2 की पावर -1। और मैं कह सकता हूं यहां पर K डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, K1 अपॉन K2। तो आप मुझे बताओ इस रेट लॉ में क्या इंटरमीडिएट मौजूद है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फाइनल रेट लॉ होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां पर इसको देख के ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 - 1 मॉलिक्युलैरिटी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, कॉपी करो इसको। सर इतना लंबा करेंगे क्या, बोलो ना, इतना लंबा करेंगे क्या। एक्चुअल मेथड तो यही है, कोई सी भी किताब खोल के देख लेना, आपके मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन देख लेना, एक्चुअल मेथड तो यही है। ये बात समझ में आ रही है, पर ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बता, 1 मिनट में हो जाएगा क्या,
1 मिनट में तो नहीं होगा, है ना? तो कैसे करेंगे, इधर देख लो। अरे जो लिख रहे हो सब कचरा है, इधर देखो अब, है ना? एक चीज मैं आपको बताता हूं, 99% क्वेश्चन में एग्जामिनर पता है आपसे क्या चाहेगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप बस ये पता लगा लो कि जो रेट लॉ है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ इनके रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या है। उसको इस के डैश से मतलब ही नहीं है 99% क्वेश्चन में। तो आपने यहां पर के डैश लिखा ना, कहीं लिखा हुआ था क्या क्वेश्चन में के डैश है? नहीं। एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ भी लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, बीटा लिख सकता है, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, कुछ भी लिख सकता है। है ना? उसको मतलब किससे है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और इनके रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या है। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन को यही करना है। कैसे करेंगे देखना, आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ऊपर वाला, ये तो अपन ने सोल्यूशन करा था, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिख लूंगा। स्लो स्टेप का रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो फटाफट, O3 की पावर 1 इंटू O की पावर। ठीक है, फिर अपन क्या करते थे, इंटरमीडिएट ढूंढते थे। इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है इस नेसेंट ऑक्सीजन को रिमूव करना है ना? कहां से रिमूव करेंगे, उस स्टेप से जो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल स्टेप मुझे यहां नजर आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बम्पर स्टेप है, एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से देखना, इसको सीखना कैसे लिख रहे हैं, है ना? मुझे यहां पर इस रिएक्शन के लिए एक स्टेप लिखना है ना? स्टेप कैसे लिखूंगा देखना, रिएक्टेंट्स को लिखूंगा एलएचएस पर, प्रोडक्ट को लिखूंगा आरएचएस पर। रिएक्टेंट कितने नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, O3 की पावर 1। ये 1 कहां से आया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, रिएक्टेंट खत्म, मतलब एलएचएस का एक्सप्रेशन खत्म। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं। अब प्रोडक्ट को कहां लिखूंगा, आरएचएस में। अब देखो प्रोडक्ट कौन कौन से, O2 और O, तो O2 की पावर क्या लिखूं, O की पावर क्या लिखूं। ये बात समझ में आ रही है? ये 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, O की, तो O की वैल्यू क्या हो जाएगी, O3 की पावर 1 इंटू O2 की पावर -1। ये बात समझ में आ रही है? पटक दो इसको यहां पर, R इज इक्वल टू के डैश O3, O3 मतलब O3 की पावर इंटू O2 की पावर -1, ऑर्डर आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है ना? जो बोल रहा हूं वो बस मान लेना। ऐसा क्यों करा, कहां से आया, अब कहां से लाए, नहीं पूछना है ना? आप बस ध्यान रखो, इसको जो बोल रहा हूं ना, जो सिखा रहा हूं वो सीख लो, बस दिमाग नहीं लगाना ट्रिक में। कॉपी करो फटाफट इसको, ये बोर्ड में करोगे, बोर्ड वाला कहेंगे चीटिंग कर ली आपने। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब आपको के डैश की वैल्यू पूछ ले इन टर्म्स ऑफ के, K1 K2, तो फिर ये पूरा ही करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है ना? ये पूरा करना पड़ेगा, पर 1% क्वेश्चन में ही पूछता है ऐसा। 99% क्वेश्चन में लगाते जाओ, धमाधम आंसर आता जाएगा। मुझे बताओ 1 मिनट में हो जाएगा? मिटा दूं इसको, फटाफट लिखो फिर। लिख दो, कोई किताब देख लेगा आपकी तो कहेगा कुछ नहीं पढ़ाते ही है। लिख लिया? ये तो लिख लिया होगा, ये तो लिख लिया होगा।
जिसने लिख लिया वो एक और क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन है डिटरमाइन रेट लॉ। डिटरमाइन रेट लॉ। किसके पास मॉड्यूल पड़ा है क्या? किसी के पास तो होगा। हाँ हाँ, बस हो गया, ठीक है, थैंक यू। गर्मी नहीं लग रही क्या आप लोगों को? इसको सॉल्व करो। हो गया क्या सॉल्व? ये लीजिए। किसका था ये मॉड्यूल? आपका, थैंक यू। मुझे तो बताओ ऑर्डर क्या आ रहा है? इसका ऑर्डर 3 आ रहा है ना? 3 सही है। एक बार देख लेते हैं ऑर्डर क्या आ रहा है सभी का। 3 आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था? स्लो के अकॉर्डिंग लिखो। स्लो कौन है? सेकंड। रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के इंटू N2 O2 की पावर इंटू S2 की पावर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट कौन है? N2O2। और कौन है? सारे बताओ। N2O2 भी इंटरमीडिएट है और N2O भी इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ H2 को कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? N2O2 कर रहा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कहां से करेंगे? रिवर्सिबल स्टेप से। रिवर्सिबल स्टेप नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा।
अब अगर मैं यहां पर बात करूं, रिवर्सिबल स्टेप मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको देख लो कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट कौन है, एनओ, तो एलएचएस में क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट एनओ की पावर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट एक ही है, क्या लिखूं, N2O2 की पावर 1। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, N2O2 की पावर 1 की वैल्यू चाहिए थी, यहां रख दो, आ गया आंसर। R इज इक्वल टू K डैश NO की पावर 2 S2 की पावर 1, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, और सपोज करो, देख लो एक बार, ये नहीं होता, ये सिर्फ ऐसी ही होती। सुनो ध्यान से, 1 मिनट सुनना ध्यान से। इंटरमीडिएट है N2O2, इसको रिमूव करना है, इसकी मदद से तो ये लिखा था। अब N2O2 को रिमूव करने की 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 जगह से कर सकते हैं, फर्स्ट से और थर्ड से, ठीक है, सुनो तो सही, फर्स्ट से भी रिमूव कर सकते हैं और थर्ड से भी रिमूव कर सकते हैं। पर देखो N2O2 क्या थर्ड में है, अब है ही नहीं तो रिमूव कहां से होगा, तो कहां से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे। अब फर्स्ट मुझे रिवर्सिबल दिखाई नहीं दे रही है तो मान लेंगे रिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था क्वेश्चन में, नेट में ही हुआ था, वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं गिवन थी और माननी थी, तो अगर नहीं दे रखी हो तो मान लेना, ठीक है। इसको करने के बाद ये वाला क्वेश्चन करो और मुझे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फटाफट। हाँ, क्या आ रहा है आंसर, ऑर्डर 1, और किसी का कुछ, वन आ रहा है ऑर्डर, सबका 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/2 बिल्कुल सही आंसर है। देख लो एक बार, ऑर्डर फ्रैक्शनल में हो सकता है, बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शनल, इसको समझना। अब अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री, दिखाई दे रहा है मैकेनिज्म है ना। अब अगर मुझे रेट लॉ लिखना है, किसकी मदद से लिखूंगा, स्लो स्टेप की मदद से लिखूंगा। स्लो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q2 की पावर 1। ये बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ इंटरमीडिएट कौन है, सारे बता दो, P और Q है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, Q2 को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, P। अब P को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। अब P को रिमूव करने के लिए मेरे पास 2 स्टेप नजर आ रहे हैं, एक 1 और दूसरा 3। पर अगर मैं 3 से P को रिमूव करता हूं, 3 की मदद से P को रिमूव करता हूं, तो एक और इंटरमीडिएट आ जाएगा Q। और अगर Q आ गया तो फिर मैं Q को रिमूव ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट में Q है ही नहीं। मैंने आपको बताया था एक स्टेप को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो आप। आपने
रेट लॉ लिख लिया स्लो स्टेप की मदद से, मतलब इसको तो यूज ही नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट आया पी, अब पी कहां कहां से हटा सकते हो, फर्स्ट और थर्ड से। अगर थर्ड से हटाने की कोशिश करोगे एक और नया इंटरमीडिएट आ जाएगा क्यू। अब क्यू को हटाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप बचा, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्यू है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो जो पी है वो यहां से तो रिमूव नहीं होगा, तो कहां से होगा, फर्स्ट स्टेप से होगा, और फर्स्ट स्टेप को मान लो रिवर्सिबल। ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन था ये रिवर्सिबल है, मैंने जानबूझ के इरिवर्सिबल बनाया इसको, ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सके सारी कवर हो जाए यहां पर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, पी को रिमूव करना है, किसकी मदद से करूंगा, फर्स्ट स्टेप की मदद से करूंगा। मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप को क्या लिखूं, P2 की पावर 1 इज इक्वल टू P की पावर 1 इंटू P की पावर 1। अच्छा मैं लिख सकता हूं इसको, P2 की पावर 1 इज इक्वल टू P की पावर 2। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, P की। ये जब 2 इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कह सकता हूं P इज इक्वल टू P2 की पावर 1/2। ये पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू K डैश। P की जगह लिख रहा हूं P2 की पावर 1/2 और Q2 की पावर 1। ऑर्डर आ जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये लिखने के बाद ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना, ये नोट में जो मैंने लिखा है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी का लिखा हुआ मैं यहां पर इसलिए लिखवा रहा हूं, एक कंक्लूजन मुझे निकालना है यहां पर। ऑल्दो कंक्लूजन मैं आसानी से निकाल सकता था, पर मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल कोट है उसको अपन कंसिडर करते हुए कंक्लूजन निकाले, है ना। लिखो उसको फटाफट। ऑनलाइन में सबके आंसर आ रहे हैं 3/2 3/2 3/2 3/2, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। लिख लिया। अच्छा यहां पर देखो, अब देखो जब मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने 2 एग्जांपल लिए थे सबसे पहले। और पहले एग्जांपल की बात करूं तो पहला एग्जांपल अपन ने डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 ही लिया था, और वहां पर मैंने मैकेनिज्म लिखा था, और वहीं से मैंने शुरुआत करी थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। देख लेना भले आप नोट्स में, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, अब वहां पर जो एग्जांपल लिया था डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 का, वो था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये एग्जांपल है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन है, I-। मीडियम क्या रख दिया, एल्कलाइन मीडियम रख दिया। ठीक है, ऑल्दो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा है, मुझे मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट कंक्लूड करना है, और वो पॉइंट क्या कंक्लूड करना है कि इस रिएक्शन में जो रेट लॉ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी यहां पर मौजूद है, मतलब रेट कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रही है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, एग्जामिनर जब पूछेगा ना वो स्टेटमेंट में पूछेगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, हाँ बिल्कुल करती है। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, हाँ बिल्कुल करती है। क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, करती है, इसलिए नहीं मिटा रहा था।
ये रिएक्शन देखो, 2O3 gives 3O2, O2 प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर सकती है। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने नहीं निकाला था, आप ही ने बताया था, आंसर ये है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, रेट लॉ की अगर मैं बात करूं तो रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, जिसको अपन किसके टर्म्स में लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं। पर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो एग्जामिनर आपसे यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा? स्टेटमेंट पूछेगा। तो सिर्फ अपन को स्टेटमेंट याद रहने चाहिए कि हाँ, रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कैसे लिख पाएंगे अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कैसे इंक्लूड कर पाएंगे रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो कर लिया ना अपन ने, कुछ स्पेशल करा था क्या? नहीं, जो करते हुए आ रहे थे वही कर रहे थे और आ गया। एक और एविडेंस दूं, आप निकाल चुके हो बी आर वाला, BrO3 माइनस की पावर 1, Br माइनस की पावर 1, H प्लस की पावर 2, वहां पर H प्लस कैटलिस्ट था। ये बात समझ में आ रही है? तो अपने आप ये चीज इंक्लूड हो जाएंगी, बस ध्यान रखना पड़ेगा, अपन को कंक्लूड करना पड़ेगा ये चीजें कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। यहां पर नोट में मैंने हेडिंग क्या डाली है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैटलाइज्ड बाय I माइनस इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर सर्टेन रिएक्शन कॉमा, फॉर सर्टेन रिएक्शन कॉमा, फॉर सर्टेन रिएक्शन कॉमा product is also considered in, product is also considered in order calculation, product is also considered in order calculation। ये समझ में आ गया होगा पॉइंट? अभी अपन ने यहां पर देखा था रेट लॉ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ रहा था, और अगर अपन ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं तो प्रोडक्ट के ऑर्डर को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मुझे जवाब दो फटाफट, मुझे एक बात बताओ, जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी या थ्योरेटिकल क्वांटिटी? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर कैसी क्वांटिटी होती है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। और ऑर्डर अपन कब ऑब्टेन कर पाते हैं? एक्सपेरिमेंट करके, है ना? तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर क्या मेरे पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंट पर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही चेंज कर दूं तो क्या ऑर्डर चेंज नहीं होगा? हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो ऑर्डर कब चेंज हो सकता है? जब अपन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर दे। इसका मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर हो सकता है कि ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, पर हां हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, इसका भी एविडेंस मैं आपको दूंगा, आज ही दे दूंगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्युलरिटी होती है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है थ्योरेटिकल क्वांटिटी? थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। मतलब कॉपी पेन की मदद से निकालते हैं, है ना? कॉपी पेन की मदद से निकालते हैं अपन, मार्कर बोर्ड की मदद से निकालते हैं, है ना? तो आप मुझे बताओ, मॉलिक्युलरिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, मेरे पे या एक्सपेरिमेंट पे? मेरे पे डिपेंड करेगी। निकाल कौन रहा है? मैं निकाल रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करता हूं तो क्या कॉपी पेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। मतलब कह सकता हूं जो मॉलिक्युलरिटी है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर चेंज नहीं होती है ना? तो एक पॉइंट लिखना, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर may change, the value of order the value of order may change
on varying experimental conditions such as the value of order may change on varying 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 experimental conditions such as concentration, pressure, temperature, etc. Such as concentration, pressure, temperature, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the value of molecularity does not change. The value of molecularity does not change on varying experimental condition. The value of molecularity does not change on varying experimental condition such as concentration, pressure, temperature, etc. Such as concentration, pressure, temperature, etc. ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, और रेट लॉ को लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म पड़ेगा। अब एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ, एग्जामिनर पहले से ही एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा और उसने जो एक्सपेरिमेंट करते हुए डेटा ऑब्टेन करा होगा वो आपको देगा इन दी फॉर्म ऑफ टेबल और इन दी फॉर्म ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब टेबल की मदद से कैसे रेट लॉ निकालते हैं वो आप सीख लिए, थ्योरी की मदद से कैसे रेट लॉ निकालते हैं वो भी आप सीख लिए। फिर मैंने आपको बोला था कि एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ हिंट देगा इन दी फॉर्म ऑफ टर्मिनोलॉजीज, और उन टर्मिनोलॉजीज को आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। एक बार उन टर्मिनोलॉजीज को आपने फिगर आउट कर लिया तो भी आप रेट लॉ आसानी से लिख सकते हो, ये बोला था मैंने। ठीक है, और वो टर्मिनोलॉजीज अपन ने सीख ली। मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर बोल दे ये फलाना रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या रेट लॉ लिख लोगे? क्या किसी डेटा की जरूरत पड़ेगी? नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में रेट लॉ कैसे लिखोगे, लोमा लिख दो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन भी अपन ने पढ़ा था, तो मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हमेशा 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 ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है? तो मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या एलिमेंट्री होगी? क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होगी? नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर बोल दे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका आपको मैकेनिज्म भी दे दे, तो क्या रेट लॉ निकाल लोगे? तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये अपन ने समझ भी ली, और इनकी मदद से कैसे रेट लॉ अपन डिड्यूस करते हैं वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ फटाफट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपन 5 क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन कि अगर आपको मैकेनिज्म दे दिया जाए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखने को बोले, क्या लिख लोगे? सभी मैकेनिज्म स्टेप्स को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेना। एल्जेब्रिकली क्या कर लेना, ऐड कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेट लॉ लिखो। रेट लॉ लिखना आ गया। रेट लॉ को देखकर क्या ऑर्डर पता लगा सकते हो? क्या मॉलिक्युलरिटी पता लगा सकते हो? मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या होती है? और जबरदस्ती करो तो ऑर्डर के बराबर। अच्छा, लास्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी देख लिया था अपन ने, पलटना पेज। एक सेकंड रुको, मैंने आपको लिखवाया था कैलकुलेट मॉलिक्युलरिटी, याद करो पहले एग्जाम्पल में, खोलो। लिखवाया था सेट 1 सेट 2, याद आ रहा है ना? सेट 1 ए बी सी डी, सेट 2 ए बी सी डी, ऑप्शन क्या थे, 0 1 2 3, और आंसर क्या टिक करा था, है ना? यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख लो इस चीज का कि 1 क्यों टिक करा, है ना? ऑर्डर को किसके बराबर पुट कर दोगे? मॉलिक्युलरिटी के बराबर पुट कर दोगे। ये कब करना है? When meaningless is not mentioned in question.
क्वेश्चन लिख दो या ऑप्शन लिख दो, एक ही बात है। ये मैं डाल दूं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपन कुल मिलाकर 3 टॉपिक पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की तरफ, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में अपन को पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। ये 2 रिएक्शन के मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म। पर अपन क्या करेंगे, अपन सेकेंड ऑर्डर का भी पढ़ेंगे और nth ऑर्डर का भी पढ़ेंगे। एक बार जनरल एक्सप्रेशन निकल गया, nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकल गया, तो n की वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग ऑर्डर के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आते जाएंगे। पर डिटेल में स्टडी अपन 0 और 1 की करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन से पढ़ने से पहले अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसको समझेंगे क्या है ये। इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अगर मैं बात करूं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो सिर्फ यहां पर 2 पॉइंट मैं बोलूंगा, उसको समझने की कोशिश करना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना। वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट। ये रिएक्शन कैसी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। फेंक दूंगा दोनों को बाहर, ठीक है। कैसी रिएक्शन होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। अब दूसरा पॉइंट सुनना, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हमेशा हमेशा ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होगा, है ना। ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होगा। नाम क्या लिखा है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस नाम से क्या पता लगा सकते हो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर कह रहा है 1, तो मॉलिक्युलैरिटी भी होनी चाहिए, पर नहीं होती है, इसलिए बोला है स्यूडो। ये बात समझ में आ रही है? स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिक्युलैरिटी के बराबर होगा। अब नाम से पता चल रहा है इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है? 1, तो मॉलिक्युलैरिटी भी होनी चाहिए, पर 1 नहीं होती है, इसलिए वर्ड यूज करा है स्यूडो, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखना, दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। These type of reactions are elementary reactions. Next point लिखना, those reactions in which order of reaction is equal to 1, those reactions in which order of reaction is equal to 1, but molecularity is greater than 1. But molecularity is greater than 1. ब्रैकेट में लिखना नॉट इक्वल टू 1। होती ग्रेटर देन 1 है, या अपन ऐसे कहते हैं 1 के बराबर नहीं होगी, बस नॉट इक्वल टू 1। are known as pseudo first order reaction, are known as pseudo first order reaction, are known as pseudo first order reaction, ठीक है। अब इधर देखो, है ना, इसको समझने की कोशिश करना। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन कुल मिलाकर 2 ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल गिवन है और दोनों एग्जाम्पल अपन को याद करने हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सब बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। दूसरा नाम क्या है इसका, एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। जब तक बोलोगे नहीं ना, दिमाग सुनेगा नहीं, दिमाग सुनेगा नहीं तो दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं आपको वादा कर चुका हूं कि क्लास में मैक्सिमम चीजें याद करा दूंगा। तो बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। एक और बार बोलो ना, एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। एक और बार बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। एक और बार, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। अब इधर देखो, ये रिएक्शन है, एस्टर का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, कहां पर, एसिडिक मीडियम में। क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। और आपको बोल दिया गया है ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिख सकता हूं? तो बताओ ना क्या लिखूं, R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 की पावर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मुझे थोड़ी ना पता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता थोड़ी ना है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही नहीं, अंतर्यामी नहीं हूं कि पता चल जाए कि H+ होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने क्या लिख दिया, रेट लॉ लिख दिया, जनरल रेट लॉ लिख दिया मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन का। और मुझे पता है यहां पर ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो किसके बराबर होंगे, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो जब भी अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं एस्टर का, तो वाटर को एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। वाटर को किस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा भी कितना ज्यादा, मान लो यहां पर एस्टर है 1 मोल, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर किस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो यहां पर मान लो वाटर ले लिया 1000 मोल, इसका लिया 1 मोल, इसका लिया 1000 मोल, बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, तभी जाके इसका हाइड्रोलिसिस हो पाता है एसिटिक मीडियम में। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर मैं ये बोल सकता हूं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इनके 1-1 मोल प्रोड्यूस करेगा, बोल सकता हूं ऐसे, है ना? तो आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, बोल सकता हूं ऐसे। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी रिएक्ट तो 1 ही मोल करेगा, है ना? तो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करा मतलब ये खत्म, इसका 1 मोल रिएक्ट करा, ये कितना बचा, 999 बचा। ये बचा कितना, 999। अब आप मुझे बताओ, ड्यूरिंग दी होल रिएक्शन क्या वाटर के कंसंट्रेशन में मेजर चेंज नजर आया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वाटर का कंसंट्रेशन लगभग लगभग कांस्टेंट है? 1000 रुपए की टी शर्ट लो, ये 999 की लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ना, नहीं पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं थ्रू आउट द रिएक्शन वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं वाटर का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या चेंज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। और इस एक्सप्रेशन में के भी तो है कांस्टेंट, बोल सकता हूं, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक ही एक्सप्रेशन में दो दो कांस्टेंट क्लब कर दूं। अगर इसको मैं क्लब करूंगा तो मैं कह सकता हूं R इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH5 की पावर 1। अब आप मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा, बोलो ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, अरे मोर देन 1 मत बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। कहां से बता रहे हो, देखकर, रिएक्शन को देख के बताते हैं मॉलिक्युलरिटी, है ना? मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, किसके लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है। और मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल मिलाकर कितने रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर मुझे कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं, 2। इस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल, 1, इसका 1, टोटल 2, मॉलिक्युलरिटी 2। और इसको प्यार से क्या पुकारेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
क्या बोलेंगे इसको? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसको अपन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, जब इतना समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ, के डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। अच्छा मुझे बताओ, वाटर का कंसेंट्रेशन कितना होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, 55.55। अब यहां पर के डैश की बात करें, ये के डैश क्या कहलाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। कॉपी करो ना यार, शक्ल क्या देख रहे हो? हो गया खत्म, घूर घूर के देख रहे हो। हाँ, आपको कभी भी नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है ना? स्यूडो यूनिपोलैरिटी। अगर ट्राइमोलिकुलर हो गया तो इसको समझो एक बार। स्यूडो यूनिमोलिकुलर क्यों बोला? उल्टा चलते हैं। मुझे पता है एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर किसके बराबर होगा? मॉलिकुलैरिटी के बराबर। ऑर्डर कितना है? 1। मॉलिकुलैरिटी भी होनी चाहिए थी 1, पर है क्या? इसलिए स्यूडो यूनिमोलिकुलर बोला। होनी चाहिए थी 1 पर नहीं है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। उल्टा चल रहे हैं तो, है ना? सीधा चलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, यहां पर मॉलिकुलैरिटी कितनी है? 2, है ना? और ऑर्डर कितना है? 1। ये दोनों बराबर नहीं है ना? है क्या किसी को डाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? नहीं है ना? नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? तो इधर देखो ना, बाद में लिखना, वैसे ही मैं बहुत टाइम देता हूं लिखने के लिए आपको। इधर देखो पहले। दूसरा एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, है ना? अब आप मेरे को ये समझाओगे, है ना? मैं पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना, है ना? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इन्वर्जन ऑफ, बोलो ना क्या लिखा हुआ है? 4 बार बोलो प्यार से। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ। ठीक है। अब ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, ये है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये क्या है? केन शुगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या बनाएगा? ग्लूकोस और फ्रक्टोस। अरे यही तो बनाएगा, है ना? इसे बोलते हैं ग्लूकोस, इसे बोलते हैं फ्रक्टोस। अब आप मुझे बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या मैं रेट लॉ लिख सकता हूं? क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के इंटू C12H22O11 की पावर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर। ये बात समझ में आती है? जब जब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कराया जाता है, तब तब वाटर को एक्सेस में लिया जाता है। अब अगर ये एक्सेस में है, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं थ्रू आउट दी केमिकल रिएक्शन क्या इसके कंसंट्रेशन में कोई मेजर चेंज नजर आएगा? मतलब मैं कह सकता हूं इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये भी कह सकता हूं कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो रेट पर कोई भी अफेक्ट नहीं डाल रहा है। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट, दोनों को क्लब कर दूं क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में दो दो कांस्टेंट, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू क्या लिखूं, के डैश इंटू C12 H22 O11 की पावर। तो आप मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये कहां से देख के बता रहे हो? रिएक्शन से। कितने मॉलिक्यूल है? दो, एक इसका एक उसका, इसका और उसका मिलाऊंगा तो किसका, इसका उसका, कितने हो जाएंगे? दो। अब आप मुझे बताओ इसको प्यार से क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और गुस्से से क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कॉपी करो। अब ये चीज जो है ना, ये सेम उसके लिए भी एप्लीकेबल है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं H+ की ना, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। मैंने आपको जब भी रेट लॉ लिखना सिखाया है वो किसके टर्म्स में लिखना सिखाया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना सिखाया है ना? और अपन के सिलेबस में किसके टर्म्स में लिखना सीखना है, अपन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में ही लिखना सीखना है। ठीक है, अब मैं तो सिर्फ एक दो पॉइंट यहां पर आपको बताना चाह रहा था कि रेट लॉ में कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट भी आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाता है। अब जिन रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा, वैसे एग्जाम्पल अपन से एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। वो नहीं कहेगा इन रिएक्शंस का आप रेट लॉ डिड्यूस करो, ऐसे नहीं बोलेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए वो चीजें बताई थी ताकि पॉइंट के फॉर्म में आपको यह पता चल सके, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको यह पता चल सके कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, बस। ठीक है, अभी तक अपन ने इतने सारे क्वेश्चन करे, कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, कब लेना है नहीं लेना है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो आप इस चीज को बहुत एग्जैजरेट मत करो कि कैटलिस्ट दिखाई दे रहा है तो आएगा या नहीं आएगा, नहीं। अपन ने जो रेट लॉ लिखना सीखा है वो किसके टर्म्स में लिखना सीखा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना सीखा है। तो जब भी अपन से बोलेगा ना रेट लॉ लिखने को, तो अपन रिएक्टेंट के टर्म्स में ही ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन से जो आप आंसर निकाल पा रहे हो वहां पर गलती से आ गया, तो वो अलग बात है। ठीक है, जैसे अपन ने क्वेश्चन करा था O3 गिव्स O2, वहां पर अपने आप आ रहा था, अपन ने कभी सोचा थोड़ी ना था, आ गया तो आ गया, ठीक है, ये लिख लिया, मिटा दूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से एक पॉइंट मैं कंक्लूड कर सकता हूं। पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकता हूं, अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में दिया गया है,
अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में मौजूद है, ज्यादा मात्रा में मौजूद है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द होल रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर नहीं आता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, इफ एनी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस then rate of reaction does not depend on concentration of that reactant since it does not change much during the chemical reaction. ठीक है, इसमें पॉइंट डाल के लिखना, if any reactant is taken in excess, 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 then rate of reaction does not depend on, then rate of reaction does not depend on concentration of that reactant, does not depend on concentration of that reactant, since it does not change much during the chemical reaction, since it does not change much during the chemical reaction. क्वेश्चन लिखेंगे, for a plus 2b gives c, for a plus 2b gives c, rate law R is equals to k into concentration of a की power 1 into concentration of b की power 2. For a plus 2b gives c, rate law R is equals to k into concentration of a की power 1 into concentration of b की power 2. Full stop. If k1 is rate constant, if k1 is rate constant when concentration of a is in excess, if k1 is rate constant when concentration of a is in excess, while k2 is rate constant, while k2 is rate constant when concentration of b is in excess, while k2 is rate constant when concentration of b is in excess. Full stop. Find unit of k1, find unit of k1 comma k2, find unit of k1 comma k2 and k1 upon k2. तीन यूनिट निकालनी है आपको, k1 की भी यूनिट निकालनी है, k2 की भी यूनिट निकालनी है और k1 अपॉन k2 की भी यूनिट निकालनी है. हो जाएगा क्या? करो. अच्छा याद करो, जनरल यूनिट मैंने बताई थी आपको के की. हाँ, मोलर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, मोलर की पावर 1 माइनस एन. आगे क्या? जनरल मुझे यूनिट पता है के की, मोलर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स.
आ गया आंसर? मुझे तो K1 अपॉन K2 की यूनिट बता दो बस। K1 अपॉन K2 की मोलर इनवर्स। बिल्कुल सही है, मोलर इनवर्स। देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर आपको रेट लॉ गिवन है, R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है जब A एक्सेस में लिया गया, अब A एक्सेस में लिया गया मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों को क्लब कर दूं, एक नया कांस्टेंट बना है K1। मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, आपको बोला जा रहा है बी किस में है, एक्सेस में। बी किस में है, एक्सेस में, ज्यादा मात्रा में है। मतलब अब जो कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को क्लब करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा K2। बोला जा रहा है K2 है वो। तो मैं बोल सकता हूं R2 इज इक्वल टू K2 इंटू A की पावर 1। अब यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अब मुझे यूनिट किसकी निकालनी है, K1 की। और K की जनरल यूनिट मुझे पता है, मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। बस आपको करना क्या है, n की वैल्यू वहां पुट करनी है। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले यूनिट ऑफ K1, यूनिट ऑफ K1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना है 2, 2 पुट करो तो ये आ जाएगा मोलर की पावर 1 माइनस 2 मतलब -1 टाइम इनवर्स। यूनिट ऑफ K2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना है 1, n की जगह 1 पुट करो, मोलर की पावर 0 हो गया, तो बचा क्या, टाइम इनवर्स। और अगर मैं यूनिट निकालूं K1 अपॉन K2 की, तो डिवाइड कर दो, रह कितना जाएगा, मोलर इनवर्स, या मैं कह दूं मोल इनवर्स लीटर। हेडिंग डालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख लिए। लिख लिया। अच्छा अब इधर देखो, अब अपन को क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करनी है। सबसे पहले अपन देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर अपन को एक डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो अपन पहले क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। जो फाइनल रिजल्ट अपन को ऑब्टेन करना है वो डिराइव कर लेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो नाम से क्या पता चल रहा है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो। अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो क्या आप मुझे जनरल रेट लॉ लिख के बता सकते हो किसी रिएक्शन का जो जीरो ऑर्डर हो। मान लो कोई रिएक्शन है A गिव्स B, और आपको बोल दिया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, क्या लिखो रेट लॉ, R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। जीरो ऑर्डर का मतलब यही तो होता है। तो आप मुझे बताओ इसको क्या मैं K के बराबर लिख सकता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल सकता हूं ऐसा। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब एक और बात मुझे बता दो, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है, अगर एलिमेंट्री होती तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होती, और मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती तो ऑर्डर कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। लिखो, those reactions in which those reactions in which
rate of reaction those reactions in which rate of reaction is independent of concentration of reactant are known as zero order reactions. Next point लिखना, zero order reactions are always complex reactions. अब फटाफट साथ साथ दिखते रहना इसके एग्जांपल्स. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. टंगस्टन W, क्या at rate of adsorption, absorption, AD.
लिख लिया? मिटा दूं? अच्छा अब इधर देखो, बाद में लिखना, समझ लो एक बार इसको, बाद में लिखना। लिखने का बहुत टाइम देता हूं मैं, एक बार समझ लो इसको, क्योंकि समझ में आसानी से नहीं आएगा, है ना? कल समझाऊं, कल वापस लिखूंगा कि बैठ के ये। अच्छा इधर देख लो एक बार, है ना, इसको समझ लो एक बार। देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी रिएक्शंस होती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, ठीक है। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये आसानी से होती भी नहीं है, स्पेसिफाइड कंडीशंस पे ही जाके परफॉर्म होती है। एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ कंडीशंस पे आप उन रिएक्शंस को कराओगे, तभी जाके वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगी, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स गिवन है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स गिवन है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अपन एग्जाम्पल डेफिनेटली याद करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के भी याद करेंगे, ठीक है। बाकी फिर याद करें नहीं करें, पर जीरो और फर्स्ट के तो करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ऑल्दो ये एग्जांपल आज तक पूछे नहीं गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत अपन को आइडिया होना चाहिए। और एक और चीज बता देता हूं, इन एग्जाम्पल्स को पता है पूरा रटना भी नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहेगा एग्जाम्पल लिख के दिखाओ, वो ये कहेगा पहचान के दिखाओ, है ना। तो पहचान पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जहां पर कैटलिस्ट कौन हो? एंजाइम हो, उसे बोलेंगे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या है? सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट आप कह सकते हो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम। तो अपन इसको याद कैसे करेंगे? एंजाइम वाली रिएक्शन, खत्म। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। यहां अपन ऐसे कह दे रिएक्शन विच अकर ऑन मेटल सरफेस। अब आप देखिए NH3 क्या होती है? गैस। इसका डिकम्पोजिशन कराया, किस पर कराया? टंगस्टन, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम। किसमें टूटा? N2 और H2 में, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए NH3 का क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ मेटल के सरफेस पर अगर ये डिकम्पोजिशन मैं करा रहा हूं हाई प्रेशर पर, तो ये रिएक्शन फॉलो करेगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और अगर सेम रिएक्शन में परफॉर्म करा रहा हूं लो प्रेशर पर, तो ये रिएक्शन फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और याद करो मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, मेरे पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर दूंगा तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, और यहां पर हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहां से आता है? सरफेस केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। अब सरफेस केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा अपन को नहीं पता है, आगे किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूं यहां पर, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बिना पढ़े भी समझ जाओगे, है ना। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से ही बनते हैं यहां पर, ठीक है। अब कोई वहां पर सरफेस केमिस्ट्री जो आपको पढ़ाएगा वो स्पेशली यहां पर तो समझाएगा नहीं, इस टॉपिक को खोल के समझाएगा नहीं, है ना। तो यहां पर अपन समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे? ध्यान से सुनना। एड्सॉर्प्शन आपने कहीं पढ़ रखा है, फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना बायो में पढ़ रखा होगा। सुनना ध्यान से, एड्सॉर्प्शन होता क्या है? पूछो तो सही, कि कितना पता है। हाँ, डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। सुनना, एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस rather than in the bulk of solid is known as adsorption. एड्सॉर्प्शन में होता क्या है? मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन होता है सरफेस पर, बल्क में नहीं होता है। कहां पर होता है? सरफेस पर होता है। उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये क्या है? मेटल सरफेस है, और इसको मैंने क्या कर दिया? अल्ट्रा क्लीन कर दिया, ठीक है। ये क्या है? अल्ट्रा क्लीन मेटल सरफेस। ऊपर मैंने एक मान लो पिस्टन लगा रखी है, या मान लो बार लगा रखी है, ठीक है। बहुत ऊपर है वो, बहुत ऊपर मैंने क्या लगा रखी है? पिस्टन और बार लगा रखी है, और यहां से मैं क्या करा रहा हूं? गैसेस मॉलिक्यूल्स को पास करा रहा हूं,
गैसेस मॉलिक्यूल्स को क्या करा रहा हूं, पास करा रहा हूं। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कम गैसेस मॉलिक्यूल्स को पास कराऊंगा, कम गैसेस मॉलिक्यूल्स को, उनका कंसंट्रेशन कम रखूंगा, अमाउंट कम रखूंगा, तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम गैसेस मॉलिक्यूल्स तो यूं शू करके निकल जाएगी, कुछ यहां पर कोलिजन करेगी, उस कोलिजन में कुछ तो क्या हो जाएंगी, एड्सॉर्ब हो जाएंगी, इस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी, और कुछ बाउंस बैक हो जाएगी। ऐसा ही होगा, है ना। तो अब मैंने क्या करा, ये जो बार थी, ये पिस्टन था, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आया, है ना, और प्रेशर मैंने कितना सेट कर दिया, लो प्रेशर। मैंने प्रेशर कितना सेट कर दिया, लो प्रेशर सेट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लो, और ये कितना हो जाएगा, मीडियम। क्या बात है। तो ये कितना सेट कर दिया मैंने, लो प्रेशर मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करा रहा हूं, गैसेस मॉलिक्यूल्स पास करा रहा हूं, कम गैसेस मॉलिक्यूल्स पास कराई, इनका अमाउंट क्या रखा, कम रखा। अब अगर इनका अमाउंट रखूंगा कम, तो इस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन भी होगा कम। अगर कम गैसेस मॉलिक्यूल्स पास कराऊंगा तो इस सरफेस पर एक्यूमुलेशन क्या होगा, कम। अगर एक्यूमुलेशन होगा कम तो एड्सॉर्प्शन भी होगा कम। अगर एड्सॉर्प्शन होगा कम तो मैं कह सकता हूं इसका ब्रेकडाउन भी होगा कम, क्योंकि ये मेटल सरफेस पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मान लो NH3 ही पास करा रहे हैं, मेटल सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैंने अमाउंट रखा कम, NH3 के अमाउंट रखा कम, तो मैं कह सकता हूं एक्यूमुलेट भी होगा, एड्सॉर्प्शन भी होगा, ये ब्रेक भी होगा, तो रिएक्शन की रेट भी होगी। ये बात समझ में आती है। तो अमाउंट क्या रखा है, कम, तो रेट क्या है, ठीक है। मैंने अमाउंट बढ़ाया, गैसेस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ाया, इनका प्रेशर बढ़ाया, भर भर के पास करा रहा हूं गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो आप मुझे बताओ, जब मैं भर भर के गैसेस मॉलिक्यूल्स पास कराऊंगा तो इस सरफेस पर एक्यूमुलेशन ज्यादा या कम। अगर एक्यूमुलेशन होगा ज्यादा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी होगी, इसका ब्रेकडाउन भी होगा, रिएक्शन की रेट भी होगी। तो कह सकता हूं रेट जो है वो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन है कम तो रेट भी कम, कंसंट्रेशन है ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। क्या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं। मतलब कह सकता हूं लो प्रेशर पर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई प्रेशर की। ये लो प्रेशर था, धीरे धीरे इसको नीचे ला रहा हूं, देखो आ रहा है, आ रहा है, आता भी जा रहा है ना। अब आप खुद देखो, गैसेस मॉलिक्यूल्स पास करा रहे हैं, ये नीचे धीरे धीरे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। गैसेस मॉलिक्यूल्स भी पास करा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो पाथ है वो स्क्वीज हुआ या नहीं हुआ, सुकड़ा नहीं सुकड़ा, सुकड़ा ना। अब आप मुझे बताओ, ये और नीचे आ रहा है, पाथ और सुकड़ता जा रहा है, ये और नीचे आ रहा है, ये और सुकड़ता जा रहा है। अब आप बताओ ये क्या हो गया, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो मुझे एक चीज समझ में आती है, यहां से लेकर यहां तक आने पर ये जो गैसेस मॉलिक्यूल यहां से पास कराते जा रहा हूं, पास कराते जा रहा हूं, हाई प्रेशर पे क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा मेटल सरफेस ऑक्यूपाई हो चुका होगा, क्योंकि पाथ इतना सिकुड़ चुका है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स ने पूरा सरफेस एरिया कवर कर लिया होगा। अब आप मुझे बताओ, गैसेस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, क्या इसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन का कुछ फर्क पड़ेगा? अगर एड्सॉर्प्शन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सरफेस एरिया पूरा कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो चुका है, एड्सॉर्प्शन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या इसके ब्रेकडाउन में कुछ फर्क पड़ेगा? जिस रेट से ब्रेकडाउन हो रहा है उसी रेट से होता चला जाएगा। और यहां पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम कैसे आया? अगर किसी दो मॉलिक्यूल को यहां पर एड्सॉर्ब होना है तो दो को डिसॉर्ब होना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल्स को यहां पर एक्यूमुलेट होना है तो दो को रिमूव होना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, यहां पर NH3 टूटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, और नया NH3 एड्सॉर्ब होता चला जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर भले ही अमाउंट बढ़ाओ या घटाओ कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो पूरा सरफेस कंप्लीटली पैक्ड है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितना एड्सॉर्ब होगा उतना डिसॉर्ब होगा, रेट में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नजर नहीं आएगा कंसंट्रेशन के कारण, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
जीरो ऑर्डर। ये बात समझ में आ रही है? जीरो ऑर्डर में मैं कह सकता हूं कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ मेटल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय गैसेस मॉलिक्यूल्स, implies rate of adsorption is independent of concentration और pressure of gases molecules। और अगर मैं बात करूं लो प्रेशर की, तो लो प्रेशर में मैं कह सकता हूं अगर गैसेस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन रखूंगा कम, तो सरफेस पर एड्सॉर्प्शन भी होगा कम, मतलब सरफेस कवर होगा कम, सरफेस कवर होगा कम तो एड्सॉर्प्शन भी होगा कम। ये बात समझ में आ रही है? और अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन रखूंगा ज्यादा, तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई होगा ज्यादा, अगर सरफेस एरिया ऑक्यूपाई होगा ज्यादा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होगा ज्यादा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपन ने डीकंपोजिशन ऑफ NH3 देखा, दूसरा एग्जांपल यहां पर दे रखा है 2HI गोल्ड पर टूटेगा H2 प्लस I2 में, मतलब डीकंपोजिशन हो रहा है मेटल सरफेस पर। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन, HCl किस में टूटेगी? H2 प्लस Cl2 में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और चौथा एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। मुझे मतलब नहीं है एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन कैसे होती है, मुझे तो मतलब है एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर, बस। तो अब याद कैसे करेंगे अपन? इतना सब याद नहीं करना है, तो सिर्फ समझाया। याद क्या रखोगे? पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंजाइम वाली रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन। देखो ना मेटल ये रहा ये रहा, है ना, मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और चौथा एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। बोलो ना एक बार। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? एंजाइम वाली रिएक्शन। दूसरा मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन। तीसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन। चौथा एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। यहीं पे रहो, यहीं पे, है ना ऐसे उड़ाओ मत इसको, है ना। अच्छा सुनो एक मिनट, एक बात मैं बताता हूँ। जैसे ही आपकी आवाज आती है ना, इतना जोर से आती है, करीबन इतने जने बैठे हो आप, बता नहीं सकता कितने जने बैठे हो आप, है ना। जैसी आवाज आती है ना आपकी, तो ये हवा का झोंका आता है धप करके आराम से, आराम से बोलो आप, है ना। पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंजाइम वाली रिएक्शन। दूसरी मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन। तीसरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। चौथा एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। पहला एंजाइम वाली रिएक्शन, दूसरा मेटल के सरफेस में होने वाली रिएक्शन, तीसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन, चौथा एसिड ब्रोमीन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल बताना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कहां पे? एसिडिक मीडियम में। दूसरा नाम क्या था? एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। दूसरा एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहला एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। दूसरा एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहला एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। दूसरा एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। चार एग्जांपल बताने इसके। पहला एंजाइम वाली रिएक्शन, दूसरा मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन, तीसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन, चौथा एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। कॉपी करो फटाफट। लिख लिया क्या? कॉपी कर लिया? कॉपी हाँ, जाएंगे साथ में जाएंगे। मैंने आपको होमवर्क दे दिया क्या? BB2 बना लेना, होमवर्क है। BB2 एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 10 to 39, एक्सरसाइज नंबर 2 में
1 2 3 6 7 9 12 14 24 29। इसमें वो क्वेश्चन भी आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में जो मैं आपको पहले दे चुका हूं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या हो जाएगी? 1 2 4 11 14 22। बिगिनर्स बॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।